part 2 of chapter life processes, and if you haven't watched part 1 of this chapter, so please go to the description and check out the first part. So here we go. This is the topic, respiration. Firstly, you have to know that what is respiration and why it is essential. Respiration, I have written the definition, you can also note it down from here. Respiration, the gaseous exchange between an organism and its environment. You all know that intake of oxygen and removal of carbon dioxide is mainly respiration, and respiration occurs in all organisms, single cell, multicellular, but the way of respiration is different in all. So please focus on the chapter. I am going to start it. Then here we go. Diverse organisms do this in different organisms. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. इसका ये मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वो CO2 और वाटर फॉर्म करते हैं. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं. इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. लेकिन दोनों ही केसेस में आइदर द ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द ऑक्सीजन और आइदर इट डजंट, बट फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूटेगा. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में होती है ये प्रोसेस. फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड CO2. लेकिन पायरुवेट के आगे स्टेप और जाता है, उसमें एट लास्ट स्टेप इथेनॉल और CO2 बनता है. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. आप ये याद रखिए कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनने तक की जो प्रोसेसेस हैं वो सारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहलाती हैं. लेकिन पायरुवेट से इथेनॉल और CO2 बनने तक की प्रोसेस जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाती है. लेकिन बस सिमिलैरिटी ये है, दोनों में ही ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस ईस्ट में होती है और वो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है. नोट इट डाउन. देन सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन एंड इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. इट इज़ वेरी सिंपल. आपको पता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये हो रही है रिएक्शन, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है. ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट ड्यूरिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. और पायरुवेट का ब्रेकडाउन जब होता है इथेनॉल और CO2 में, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, देखिए ये थोड़ा नया है, वहाँ पर एब्सेंस थी ऑक्सीजन की, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. The other product is water. Since this process take place in presence of oxygen, it is called aerobic respiration. पीछे जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस थी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन था. यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन हो रही है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है. द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस. मीन्स एनर्जी के जो रिलीज होता है वो एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एनारोबिक प्रोसेस. और इसका एक रीज़न भी है. एनारोबिक प्रोसेस में जहाँ तक कि ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो वहाँ एनर्जी फॉर्मेशन भी लेस होता है, और एरोबिक प्रोसेस में जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो वहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन ज़्यादा होता है. इसी वजह से ये लाइन लिखी हुई कि एनर्जी का फॉर्मेशन एरोबिक में ज़्यादा होता है. समटाइम व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स अनदर पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन. जब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, देन हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. तब पायरुवेट का ब्रेकडाउन इथेनॉल और CO2 और वाटर में नहीं होता है, तब इथेनॉल पायरुवेट का ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड में होता है, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. एंड दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज कॉजेस क्रैम्प्स. तभी हमारी बॉडी में कभी कभी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं. क्रैम्प्स आपको पता होगा, और क्रैम्प्स सिर्फ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से ही पड़ते हैं. डिफिशियंसी होगी ऑक्सीजन की तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा, जिससे कि क्रैम्प्स पड़ेंगे. और इस डायग्राम को आप देख लीजिए, जितना अभी मैंने पढ़ाया है उसी को ये डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया गया है इसे. फिर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP. जो भी एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में वो
एक एटीपी मॉलिक्यूल बनाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाती है, जो कि यूज किया जाता है सेल के थ्रू। इन दीज प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डेराइव द एंडोडर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। एटीपी इज ब्रोकन डाउन मीन्स एटीपी जो है वो तोड़ा जाता है जिससे कि एनर्जी उससे रिलीज होती है, और एंडोडर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती हो, मींस उसमें एनर्जी रिलीज होती हो। अब एटीपी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, आप वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मींस कि एटीपी में जब एक फॉस्फेट ऐड होता है तो वो एटीपी बन जाता है। मींस एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट जुड़ता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। और ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे बार रीड कर लीजिएगा। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ तक कि कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है तो उन्हें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक करना पड़ता है। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, और प्लांट्स में ये केस कैसे होता है पहले पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा के थ्रू होता है। द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हेयर। ह्यूमंस में CO2 और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है और प्लांट्स में भी CO2 और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ देखिए, at night when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange। means मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है। पहले आप ये जानिए फोटोसिंथेसिस की मेनली डेफिनेशन होती क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय अब्जॉर्बिंग CO2 एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट। मीन्स फोटोसिंथेसिस जब होती है तो प्लांट्स को CO2 चाहिए होता है अपने फूड को बनाने के लिए सनलाइट के साथ साथ, और ऑक्सीजन वो बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। ये फोटोसिंथेसिस का मतलब था। इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि नाइट में जो है प्लांट्स वो रेस्पायरेशन करते हैं और डे टाइम में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसे समझने के लिए आप डायग्रामेटिक समझ लीजिए कि ये प्लांट्स हैं तो डे टाइम में वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो हमें चाहिए, और CO2 जो हम रिलीज़ करते हैं वो अपना वो यूज़ कर लेते हैं फूड मेकिंग में। लेकिन नाइट टाइम में वो क्या करते हैं, वो रेस्पायरेशन करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं। मतलब रेस्पायरेशन का मतलब ही है ऑक्सीजन को इनहेल करना, तो वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 रिलीज करने लगते हैं। इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही लिखा था कि ये देखिए मैंने डायग्रामेटिक बना लिया, इससे आप समझ जाएंगे। इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही लिखा था कि प्लांट्स डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, नाइट टाइम में रेस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज की बजाय वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आ जाइए कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं, लेकिन जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस पे में इतना ही लिखा है। अब देखिए हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो फिशेस होती हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रही है कि द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मीन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है एक मतलब स्लो रेस्पायरेशन करते हैं इन कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स। मीन्स जो पानी में जानवर रहते हैं वो तेज़ी से रेस्पायर करते हैं इन कंपैरिजन टू जो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं। इसका मतलब यही था क्योंकि वो उनके पास ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होती है। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही मैकेनिज्म लिखा हुआ है रेस्पायरेशन का कि ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का आउटटेक, यही होता है इसमें। ह्यूमन बींग्स के बारे में देख लीजिए कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स में जब एयर हम इनहेल करते हैं तो वो नॉस्ट्रिल से होते हुए जाती है नेसल पैसेज में, और नॉस्ट्रिल से जब जाती है तो हमारे नोज़ में जो हेयर्स फाइन हेयर्स होते हैं वो एयर को फिल्टर्ड करते हैं। फिल्टर्ड करने के बाद एयर नेसल पैसेज में जाती है। तो और जब वो नेसल पैसेज में जाती है तो पूरा पैसेज म्यूकस से लाइंड होता है, और म्यूकस जो है इस पैसेज को स्मूथ बनाता है। मींस उस कोई भी हार्म नहीं होने देता है, सारे डर्ट पार्टिकल्स को रोक लेता है। और फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स, और फिर थ्रोट में आती है एयर। मींस पहले नॉस्ट्रिल से गई नेसल पैसेज में, फिर थ्रोट में, और फिर फाइनली लंग्स में रेस्पायरेशन के टाइम पे। और जो रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के थ्रोट पे वो क्या करते हैं, एयर को कोलैप्स होने नहीं देते हैं। देखिए within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon-like structure which are called alveoli. The alveoli provide a surface where exchange of gases take place. Means देखो जैसे मतलब एयर
पहले थोड़ा डायग्राम में देखिए, आप समझ जाएंगे। जब एयर नॉस्ट्रिल से अंदर आती है तो पहले तो फाइन हेयर्स जो नोज़ में होते हैं उनसे फिल्टर होती है, फिर नेसल कैविटी में आती है, फिर माउथ कैविटी में, फिर लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, जहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देख रहे हैं आप, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है जो कि एयर को कोलैप्स होने से रोकते हैं। फिर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से जब बच जाती हैं फिर ये लंग्स में आती हैं। लंग्स में आने के बाद जो है डिवाइड हो जाती हैं, जो कि ये देखिए ब्रोंकियाई लिखा हुआ है। ब्रोंकाई मतलब डिवाइड हुआ है, ये ट्रैकिया जो है यहाँ पर आके डिवाइड हो गया दोनों लंग्स में। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स और अंदर डिवीजन होता है ब्रोंकियोल्स, और एट लास्ट एल्वियोलर सैक जिसमें एल्वियोलाई होता है। तो ये डायफ्राम है, ये रिब्स हैं, रिब केज है पूरा। अब वापस इसमें देखिए कि द एल्वियोलाई प्रोवाइड द सरफेस, मीन्स एल्वियोलाई में ही मेन एक्सचेंज होता है CO2 और ऑक्सीजन का। अब ये कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन का मेन प्रोसेस करने के लिए एल्वियोलाई ही है। एज वी हैव सीन अर्लियर, व्हेन वी ब्रीथ we lift our ribs, flatten our diaphragm and chest cavity becomes larger as a result. Because of this, air is sucked into the lungs and finally expanded alveoli. Means जब हम इनहेल करते हैं, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तब क्या होता है, हमारे रिब्स जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाती हैं और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है। और इसका उल्टा एक्सपायरेशन में होता है, जब हम मतलब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब CO2 रिलीज करते हैं तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है और लिफ्ट जो रिब्स है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। वो लिफ्ट हो गई थी ना, मीन्स फॉरवर्ड उठ गई थी, आपका चेस्ट उठ गया था। जैसे ही आप एक्सपायर करेंगे, मीन्स हवा वापस से रिलीज करेंगे लंग से, तब ये रिब्स जो है अपनी वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। और जो डायफ्राम है वो एक्चुअली में डोम शेप का होता है, तो वो वापस अपनी डोम शेप पे आ जाएगा। देखिए डायग्राम में भी आपने देखा कि वो डोम शेप का ही है। इंस्पिरेशन के टाइम पे वो फ्लैटन हो जाता है, एक्सपिरेशन के टाइम पे वो डोम शेप्ड हो जाता है। मीन्स जब आप इनहेल करेंगे, हवा इनहेल करेंगे तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, और जब एक्सेल करेंगे हवा तब वो वापस से डोम शेप का हो जाएगा। मीन्स डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में इसे लिख लिया है, ये देख लीजिए आप। फिर द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर सैक इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स। अब क्या है, सारी बॉडी से जो CO2 रिलीज होती है वो एल्वियोलर सैक में आती है, जो कि वापस से लंग में से रिलीज हो जाती है एक्सपिरेशन के टाइम पे, और जो ऑक्सीजन आई होती है लंग्स में वो वापस एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है, जहाँ पे एल्वियोलर सैक के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। उस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन मिक्स होके पूरी बॉडी में सारे बॉडी पार्ट्स के पास चली जाती है। और during this breathing cycle, when air is taken in and out, the lungs always contain a residual volume of air, so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. इस लाइन का ये मतलब है कि हर ब्रीदिंग साइकिल में, मीन्स इस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम पर थोड़ी सी एयर आपके लंग्स में हमेशा बची रहती है। रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं उसे, जो कि हमेशा आपके काम आती है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम पे, जब आप स्लो और फास्ट करते हैं। अब ये जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन लंग इज 1.5 लीटर। ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये आपको पता भी होनी चाहिए कि एक ह्यूमन में कितना रेसिडुअल वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, 1.5 लीटर फिक्स्ड होता है। और ह्यूमन लंग्स में 300 से 400 मिलियंस एल्वियोलाई पाई जाती हैं, जहां पर गैसियस एक्सचेंज ये ऑक्सीजन और CO2 का होता है। और इंस्पिरेशन जो है, मीन्स आपका सांस लेना और सांस रिलीज करना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कंट्रोल में होता है। ये सब आप नोट कर लीजिए। फिर व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी साइज हम लोग का बहुत लार्ज है, कॉम्प्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैकेनिज्म भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज। अब आपको पता है ह्यूमन बीइंग में हमारी जो ऑक्सीजन है वो सारे सेल्स, सारे पार्ट्स और टिश्यूज तक कैसे पहुंचती है। एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारे अंदर, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन होता है। और भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं पर आपके सिलेबस में नहीं है। हीमोग्लोबिन हमारे ह्यूमंस में होता है, और हीमोसियानिन, हीमोइरिथिन और भी 2-3 होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। So guys, part 2 was this much only. I have completed the respiration topic of life process. I hope it will be useful for you. If you haven't watched the part 1 of this chapter, please
please visit to the description and check it out. And guys, please wait few days until I upload the part 3rd of this chapter. Thank you.